नमस्कार, प्रणाम। मैं ददमन तिवारी हूँ। आप सभी को अंग्रेजी नव वर्ष 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आज छुट्टी थी, अवकाश था और कल से आप सभी को फिर से अपने एग्ज़ाम्स में लगना है। एलएलबी 3 इयर्स कोर्स में, एलएलबी 5 इयर्स कोर्स में हम लोग लगातार बात कर रहे थे अपने पुराने वीडियोज़ में आपके सब्जेक्ट को लेकर के, आपके टॉपिक्स को लेकर के। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलएलबी 5 इयर्स कोर्स में, ऑनर्स कोर्स में फिफ्थ सेमेस्टर का जो चौथा पेपर आपका है लेबर लॉज का, जिसमें लॉ रिलेटिंग टू लेबर मैनेजमेंट रिलेशन इन इंडिया का आपका पेपर है। और इसमें आपको कुल जो एक्ट पढ़ने हैं, एक तो पहला आपको ट्रेड यूनियन एक्ट पढ़ना होता है, दूसरा आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ना होता है, फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ना है, और स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट जो है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, वो चारों का सिलेबस है आपका। और नया सिलेबस पुराना सिलेबस को लेकर के थोड़ी बहुत शंका थी, वो शंका अब खत्म हो गई है। आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो पुराने पैटर्न से ही पढ़ाया गया है, पुराने सिलेबस से ही पढ़ाया गया है। अभी नए लेबर कोड लागू नहीं हुए हैं आपके सिलेबस के एग्ज़ाम के हिसाब से। पहली यूनिट आपकी ट्रेड यूनियन को लेकर के है, इंडस्ट्रियल रिलेशन को लेकर के है, और जो वहाँ से एक सवाल भी बनता है लेबर पॉलिसीज़ को लेकर, लेबर वेलफेयर को लेकर के, उसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को लेकर के, कैसे लेबर्स की समस्याएं शुरू हुई और कैसे उनकी समस्याओं से निजात पाने के लिए, उनको कलेक्टिव बार्गेनिंग का मौका देने के लिए, उनको और अधिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए, उनको और अधिक स्वास्थ्य और उनके सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों को उपलब्ध कराने के लिए, और तमाम सारी उनकी जो मांगें थी उनको एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखने के लिए कैसे ट्रेड यूनियंस बनाए गए, जिसको व्यापार संघ कहते हैं। पहली यूनिट में आपको ट्रेड यूनियन एक्ट में पढ़ना होता है कि कैसे डेवलपमेंट हुआ ट्रेड यूनियंस का, चाहे वो मजदूर कामगार सभा हो, चाहे वो पुराने समय में 1926 का एक्ट है, उसके आसपास आपको थोड़ा सा हिस्ट्री भी जानते रहना है ट्रेड यूनियन का। और ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, उसके पास राइट्स क्या आ जाते हैं, एक ट्रेड यूनियन कैसे लीगल एंटिटी हो जाता है, उसकी लाइबिलिटीज़ क्या क्या हो जाती हैं, उसके कोर्स फंड को लेकर के सवाल रहता है, प्रोसीजर कैसे रहेगा। और इनके जो आपके लिए यहाँ से सवाल बनने वाला है, उसके लिए आपको तैयार रहना होगा कि जो इनके राइट्स हैं, इनकी जो लाइबिलिटीज़ हैं और इनकी जो इम्यूनिटीज़ हैं, इनको उन्मुक्तियाँ कैसे प्राप्त हैं। इस प्रकार से दूसरी यूनिट आपकी जो है वो, इसमें इंडस्ट्री का आपको स्कोप पढ़ना होता है। स्कोप जब इंडस्ट्री का पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे ट्रिपल टेस्ट जो है, बैंगलोर वाटर सप्लाई केस है राजप्पा का, और दूसरा वर्कमैन का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयर का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, कर्मचारी के बीच का झगड़ा, कर्मचारी मालिक के बीच का झगड़ा या मालिकों का आपस का झगड़ा। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सुलझाने वाली अथॉरिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, प्रोसीजर क्या है उनके काम करने का, और उनके पास पावर्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, मतलब कर्तव्य क्या है और अधिकार क्या है, शक्तियाँ क्या क्या है, कैसे वो डिस्प्यूट को बोर्ड को रेफर करते हैं या कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को, अभिकरण को रेफर करते हैं। तीसरी जो यूनिट है वो आपकी कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस को लेकर के है, कैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग करेंगे, कैसे सामूहिक सौदेबाजी करेंगे, और उसके जो आपके हथकंडे हैं, जो तरीके हैं, वो स्ट्राइक है, लॉकआउट है, ले ऑफ है, रिट्रेंचमेंट है, छटनी, क्लोजर बंदी, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस को लेकर के आपको सवाल आने की पूरी उम्मीद है, उसको कायदे से पढ़ करके जाइएगा। अनुचित श्रम के जो काम हैं वो कैसे हैं और उसकी पेनल्टी क्या लगेगी, कौन से ऑफेंसेस माने जाते हैं कंपनीज के। उसके बाद इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 है, हमेशा एक सवाल उससे रहा ही रहा है, मीन्स वो अपने आप में स्थापित रहा ही है, उसको पढ़ करके जाइएगा। चौथी यूनिट आपकी जो लेबर वेलफेयर की फिलोसफी है, क्या है उसका दर्शन, क्या है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट लेबर वेलफेयर का। उसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट में इंटरप्रिटेशन जो है, कॉम्पिटेंट पर्सन का मतलब क्या होता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। हजार्डस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, परिसंकट में अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से क्या समझते हैं, अभिनिर्माण प्रक्रिया से क्या समझते हैं, वर्कर का मतलब, फैक्ट्री का मतलब, ऑक्यूपायर का मतलब, हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर के प्रोविजन के साथ में एडल्ट्स के वर्किंग आवर्स जो हैं, और एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सनस। इंस्पेक्टर से आपको सवाल आना है तो इंस्पेक्टर आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इंस्पेक्टर से लगभग सवाल आते रहा है, तो वो चीज़ आपके लिए बेहद ज़रूरी बन जाती है। अब अगर हम सवालों की बात कर लें, तो जो सबसे पहला आपके लिए एक सवाल इंपॉर्टेंट है, वो जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, लेबर प्रॉब्लम्स कहाँ से उत्पन्न होनी शुरू हुई, लेबर प्रॉब्लम्स का मतलब आप क्या समझते हैं, लेबर पॉलिसीज का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, और जो पूरा का पूरा जो एक बैकड्रॉप तैयार करके आप आइए, और उसमें आप ये जानते रहिए कि जो उसकी पृष्ठभूमि रही है, श्रमिकों की समस्याओं की, जो श्रमिकों के लिए नीतियां बनने जो शुरू हुई, क्योंकि जो पहला एक्ट है ट्रेड यूनियन एक्ट आपका, वो पहला अपने आप में एक ऐसा कानून था, एक अधिनियम था, एक विधि थी, जिसके माध्यम से श्रमिकों के लिए कुछ नीतियां, कुछ उनके लिए व्यवस्थाएं करनी शुरू की गई। भले उनके बहुत वो काम नहीं आ पाई, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो ट्रेड यूनियंस अखिल भारतीय लेवल पर
स्टेट के लेवल पर आपने उद्योग व्यापार मंडल के नाम सुने होंगे, ढेर सारे अलग अलग जो मजदूरों के, कामगारों के एसोसिएशन के विषय में आप जानते होंगे, संघ को जानते होंगे, तो उससे अब बहुत लाभ हुआ है। तो एक सवाल आपको लेबर प्रॉब्लम, लेबर पॉलिसी को लेकर के, और जो उसका जो ऐतिहासिक जो विकास रहा है और क्या चीज़ें उसमें सहायक रही, इस प्रकार का सवाल आपके आने की उम्मीद है, उसको पढ़िएगा। उसके बाद आपको ट्रेड यूनियन के विषय में पढ़ना है, और जिस समय आप ट्रेड यूनियन पढ़ रहे हैं उस समय आप ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कितने लोग मिल करके ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, कितने लोग की आवश्यकता होती है, उसका ऑफिस कहाँ पर हो सकता है, उसके फंड्स को लेकर के क्या व्यवस्था है। तो ट्रेड यूनियन की जो रजिस्ट्रेशन है उसका डेवलपमेंट है कैसे हुआ, उससे एक सवाल आने की उम्मीद है, तो उसको कायदे से पढ़ करके जाइएगा। जिस समय आप ट्रेड यूनियन पढ़ रहे हैं उस समय उनकी जो लाइबिलिटीज़ हैं, उनकी जो इम्यूनिटीज़ हैं, उसको भी कायदे से आप देख लीजिएगा। कलेक्टिव बार्गेनिंग यानी सामूहिक सौदेबाजी, उसके लाभ क्या है, कई बार सवाल आता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग के गुण क्या है, दोष क्या है, सामूहिक सौदेबाजी की हानि क्या है, सामूहिक सौदेबाजी का लाभ क्या है, उसको लेकर के आप तैयार रहिएगा। फिर अगर हम देखें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आपके लिए, तो वहाँ पर आपको इंडस्ट्री की जैसे डेफिनेशन है, कभी कभी सवाल आपसे पूछा जाता है कि क्या लखनऊ विश्वविद्यालय इंडस्ट्री में आता है, क्या कोई ऐसी फर्म का नाम लेकर के या किसी कंपनी का नाम लेकर के, क्या BSNL जो है या सहारा जो है या थी जो भी, तो क्या वो इंडस्ट्री के अंदर आता है, इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, और वर्कमैन की डेफिनेशन क्या है। वर्कमैन के साथ आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब समझाना है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब क्या है, उसको पढ़ करके कायदे से आइएगा। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को परिभाषित करने में आपको निर्णीत वादों की सहायता से काम करना पड़ेगा। मीन्स आपको कुछ केस लॉज भी तैयार करने हैं जिसमें ये आप साबित कर सके कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम आगे देखें तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की जो अथॉरिटीज़ हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वहाँ से सवाल लगातार आता रहा है, आपके लिए सवाल बहुत ज़रूरी बन जाता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में अथॉरिटीज़ जो हैं और उनके काम करने की जो प्रक्रिया है, उनके पास पावर्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या क्या हैं। मीन्स आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो अधिकारी हैं, जो औद्योगिक विवाद को सुन सकते हैं, निपटा सकते हैं, और जो उनके काम करने की प्रणाली है, क्या उनके काम करने की प्रणाली सिविल कोर्ट जैसी है, तो उनके कार्य करने की प्रणाली को, उनके कार्य करने की प्रक्रिया को भी देख लीजिएगा। क्या वो साक्ष्य ले सकते हैं, क्या वो किसी को समन कर सकते हैं, इस प्रकार से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ें तो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस वाली जो बात है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस आप देख करके आइए। अनुचित श्रम व्यवहार क्या है, अनुचित श्रम व्यवहार से आप समझते क्या हैं, और इसमें जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस करने पर जो पेनल्टीज इंपोज होती हैं, वो पेनल्टी किसके द्वारा इंपोज हो सकती हैं, कितने प्रकार की पेनल्टीज इंपोज हो सकती हैं, इस प्रकार का एक सवाल आपके लिए आने की उम्मीद है, उसको कायदे से पढ़ लीजिएगा। आगे हम बढ़ें तो स्ट्राइक, एक सवाल आता है कि कब एक हड़ताल अवैध हड़ताल बन जाती है, या किन परिस्थितियों में अगर हड़ताल की जा रही है तभी वो अवैध मानी जाएगी। तो क्या एक प्रायर नोटिस देना, क्या अपनी समस्याओं को एक बार कागज पर सूचित करना जरूरी है, या किसी भी समय कर्मचारी हड़ताल का आह्वान करके हड़ताल कर सकते हैं। और जो हड़ताल की संवैधानिकता को लेकर के सवाल है कि क्या हड़ताल करना आपका मूल अधिकार है, क्या हड़ताल करना आपका विधिक अधिकार है, क्या हड़ताल करना आपका कोई किसी अन्य कानून में दिया गया अधिकार है, आपका मीन्स श्रमिकों का। और वहाँ पे स्ट्राइक में जो वैध और अवैध स्ट्राइक वाली बात है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक सवाल वहाँ पर बहुत एक पेट सवाल है कि जबरन छुट्टी में और छटनी में क्या अंतर है। ये सवाल ऐसे मुझे याद है क्योंकि वो सवाल 3 इयर्स में ऑनर्स में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो जबरी छुट्टी में और छटनी में क्या अंतर है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। रिट्रेंचमेंट में और छटनी, रिट्रेंचमेंट, जबरी छुट्टी की जो भी इंग्लिश होती हो, तो जबरी छुट्टी में और रिट्रेंचमेंट में अंतर देख लीजिएगा। वहाँ से सवाल अक्सर आपसे पूछा जाता रहा है, तो उम्मीद है कि वहाँ से भी आपको एक सवाल पूछा जाए। उसके बाद हम देखें तो फैक्ट्रीज एक्ट में 2 चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक तो फैक्ट्रीज एक्ट में आपको हेल्थ के, सेफ्टी के, वेलफेयर के प्रोविजंस देखने हैं। सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर के प्रोविजंस को लेबर वेलफेयर की जो संकल्पना है, जो फिलॉसफी है लेबर वेलफेयर का, जिसके अंतर्गत आप जो मालिक है वो अपने कर्मचारियों के हेल्थ को, स्वास्थ्य को लेकर के, सेफ्टी सुरक्षा को लेकर के, वेलफेयर उनकी भलाई को लेकर के, उनको जो एक सुरक्षा का एहसास दिलाना होता है वो किस प्रकार से दिलाता है, कौन कौन से प्रावधान है हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर को लेकर के। और वहीं आपके लिए एक सवाल बहुत ज़रूरी है इंस्पेक्टर के अपॉइंटमेंट का सवाल, इंस्पेक्टर की पावर्स को लेकर के सवाल, और जो ये हेल्थ के प्रोविज़न है, सेफ्टी के, वेलफेयर के प्रोविज़न है,
या वर्किंग आवर्स जो है एडल्ट के वर्किंग आवर्स को चेक करना है, या देखना है कि महिला अगर कर्मचारी वहाँ पर हैं तो उनके साथ छोटे बच्चे आ रहे हैं तो क्या उनके लिए कोई स्तनपान कराने का एक जो कमरा होना चाहिए वो है, क्या कमरे अगर बहुत गर्म जगह पर काम करने की आवश्यकता है तो क्या हवादार कमरे हैं, क्या बहुत अंधेरे में अगर कोई चीज़ बहुत आंखों से देखने वाली चीज़ है तो क्या वहाँ पर रोशनी के प्रबंध हैं। तो इस प्रकार के जो हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर के जो तमाम सारे प्रोविजंस हैं, वर्किंग आवर्स को लेकर के प्रोविजंस हैं, कोई व्यक्ति अगर ओवर टाइम कर रहा है तो उसको रुपया पैसा उसका कायदे का मिलना चाहिए, उसका मुआवजा मिलना चाहिए, मुआवजा मीन्स उसको अतिरिक्त पैसा मिलना चाहिए। इस प्रकार का जो इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट इन कामों के लिए होता है, इनकी जो पावर्स हैं, जैसे एक सवाल आता है उसमें कभी कभी कि नमूना लेने की शक्ति, किसी भी जगह किसी भी प्रमाइस में जा करके चेक करने की, अगर मान लीजिए कोई केमिकल इंडस्ट्री है या कोई डिटर्जेंट की इंडस्ट्री है या कोई एडहेसिव की इंडस्ट्री है तो वहाँ पे जा करके वो क्या किसी चीज़ का नमूना ले सकते हैं, या उनके जो कार्य करने की जो प्रणाली है। इंस्पेक्टर को भी आप कायदे से पढ़ लीजिएगा और जो फैक्ट्रीज एक्ट के अंतर्गत हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर के प्रोविजन है उसको कायदे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक सवाल आपका बचता है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। उसमें मैं इतना कहूँगा कि आप उसके सेलेंट फीचर पढ़ लीजिए, और मुझे भी बिल्कुल उसमें से आइडिया नहीं है, मतलब याद बिल्कुल नहीं आ रहा है कि वहाँ पे सवाल क्या पूछे जाते रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अगर आप सेलेंट फीचर्स पढ़ के आ रहे हैं तो मुझे लगता है अगर आपको 5-7 सवाल यहाँ पर आ रहे होंगे तो लगेगा कि हाँ ये सवाल आ रहा है, छोड़ देते हैं इसको। बाकी वो जहाँ पे आप कलेक्टिव बार्गेनिंग वाली बात होगी, जो भी आप एक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे वो ट्रेड यूनियन एक्ट है, चाहे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, चाहे वो लेबर वेलफेयर को समर्पित फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, तीनों एक्ट के जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हैं, किन परिस्थितियों में उनका उद्भव हुआ, किन परिस्थितियों में वो सारे एक्ट लाए, और उन एक्ट में जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनके सारे पावर्स, उनके सारे प्रोसीजर्स को आप पढ़ेंगे और उनका जो मूल उद्देश्य है वो क्या क्या है। कभी कभी जैसा मैंने कहा कि छोटी छोटी टिप्पणी में वो वैसी चीज़ें आई हैं, वो छटनी और जबरन छुट्टी में छटनी में अंतर, या ट्रिब्यूनल्स को लेकर के, तो मुझे लगता है इतने सवाल में से आपको 5 से कहीं अधिक सवाल आपको मिल जाएंगे और आपका पेपर बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो एलएलबी इंटीग्रेटेड 5 डिग्री कोर्स में चौथे पेपर लेबर लॉ का आपके लिए शुभकामनाएं। इस वर्ष में आपका पहला पेपर है और आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जल्दी आपके नए वीडियो के साथ उपस्थित हो जाएंगे। धन्यवाद, प्रणाम।